शादी के बाद बहू का कॉलेज में पहला दिन। सुहानी मिर्जापुर गांव में रहने वाली एक सीधी साधी लड़की थी, जिसके चलते उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की। वो 12वीं पास थी और उसके गांव में कोई कॉलेज नहीं था, इसलिए वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। सुनिए, अपनी सुहानी के लिए शहर से एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का अमीर घर से है। अपनी सुहानी वहाँ बहुत खुश रहेगी। ठीक है, बात आगे बढ़ाओ। कुछ समय बाद रियांश नाम का लड़का सुहानी को देखने आता है। देखने दिखाने की रस्में होती हैं और सबकी सहमति से दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। रियांश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और वो चाहता था कि उसकी शादी एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की के साथ हो, लेकिन उसकी माँ हमेशा से ही गांव की सिंपल लड़की चाहती थी, जिसके चलते उसने सुहानी से शादी के लिए हाँ कर दी। शादी कर सुहानी अपने ससुराल आ गई। फिर एक रोज, सुहानी, शाम को हमें एक पार्टी में जाना है। मेरे एक दोस्त की एनिवर्सरी है। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। शाम को दोनों पार्टी में जाते हैं, लेकिन जल्द ही वहाँ से लौट आते हैं। ये देख सुहानी की सास सुजाता कहती है, अरे क्या हुआ बेटा, तुम लोग अभी तो पार्टी के लिए निकले थे और तुरंत वापस आ गए। सब कुछ ठीक तो है ना? ये बताओ तो, आपको माँ इस गवार लड़की से शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। कहाँ मैं इतना पढ़ा लिखा और कहाँ ये 12वीं पास। जहाँ जाओ वहाँ पढ़ाई के नाम पर मेरी बेइज्जती होती है। रियांश गुस्से में बोले जा रहा था और सुहानी रोए जा रही थी। तभी ये सब देख सुजाता पूछती है, बेटा ऐसे क्यों बोल रहा है? पार्टी में खाने पीने की जगह क्या बहू का सर्टिफिकेट मांगने लगे थे सब, जो तू इतना भड़क रहा है? माँ, कौन कितना पढ़ा लिखा है ये जानने के लिए सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती। इंसान का नेचर और उसके टॉकिंग से ही पता चल जाता है कि कौन कितना पढ़ा है, कौन कितना नहीं। अच्छा, तू कहना क्या चाहता है कि कम पढ़े लिखे लोगों को ये सब तहजीब नहीं होती? इसका मतलब तब तो मेरा भी टॉकिंग ऑफ वे, यानी मेरा भी बोलने का तरीका बता देता होगा कि मैं 5वीं पास हूँ। माँ, ये क्या बात हुई? तुम हर चीज में अपने आप को बीच में ले आती हो। मैं यहाँ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर की बात कर रहा हूँ, जिसे चुनने में आपने बहुत बड़ी गलती करी है। सब दोस्तों के सामने मेरा मजाक बनाकर रख दिया, जिससे देखो इसे देखकर यही पूछता है कि तेरी बीवी कितनी पढ़ी लिखी है। तुझे लोगों का क्या करना है? और बेटा, ये तेरी गलतफहमी है कि मैंने तेरे लिए लड़की चुनने में गलती कर दी, क्योंकि इस बात को तो तू मुझसे कोरे कागज पर लिखवा ले कि इस लड़की से बेहतर तुझे कोई लड़की नहीं मिल सकती तेरे जीवन साथी के रूप में। रहने दो माँ, आपसे बात करना यानी पत्थर से सर मारने के बराबर है, क्योंकि ये लाडली आपकी बहू है ना, इसीलिए तो आप मेरी सुनोगी नहीं। बस रियांश, बहुत हुआ। आखिर ऐसा हो क्या गया जो तू इतना गुस्सा हो रहा है? माँ, पार्टी में सब लोग आपस में इंग्लिश में बात कर रहे थे। जैसे ही मेरे एक दोस्त ने इंग्लिश में सुहानी से कुछ पूछा तो ये उसका जवाब नहीं दे पाई, बल्कि राजा हरिश्चंद्र की तरह सबको बताते फिर रही है कि मैं तो बस 12वीं पास हूँ और इसको इंग्लिश बोलना आता ही नहीं है। इसी बात पर सभी लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। और आप ही बताओ माँ, इसी वजह से मुझे जल्दी वापस आना पड़ा। बेटा, तो तुझे उन्हें जवाब देना चाहिए। बहू को ऐसे चोरी चुप के घर लेकर नहीं आना चाहिए। ऐसा करके तूने उन लोगों के सामने अपनी पत्नी की बेइज्जती की है। अच्छा, और इसने जो राजा हरिश्चंद्र बनकर मेरी बेइज्जती की उसका क्या? आप दोनों सास बहू ने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा है। मन तो करता है कि यहाँ से बहुत दूर चला जाऊं आप दोनों को छोड़कर। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सुहानी के कम पढ़े लिखे होने के कारण रियांश अब उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। एक दिन सुहानी की सहेली नैना उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आती है। उसका इतना बड़ा आलिशान बंगला देखकर वो तो दंग रह जाती है और सुहानी को गले लगाते हुए बोलती है, वाह यार, क्या शानदार ससुराल है तेरा तो। ये तो महल है, महल। अच्छा ये बता कि तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो गांव में थी ना? हाँ यार, थी तो गांव में, लेकिन जैसे तेरी किस्मत तुझे यहाँ ले आई, वैसे ही मेरी किस्मत भी मुझे यहाँ ले आई। मेरे पति को यहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए। बहुत अच्छा किया। तभी वहाँ रियांश आ जाता है, जिसे देख सुहानी कहती है, रियांशी, ये मेरी दोस्त नैना है। इसके पति की यहाँ पर बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब ये भी शहर में ही रहेंगे। हाँ, तो ये भी तुम्हारी तरह गवार है, तो पड़ी रहेंगी शहर के किसी कोने में। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। सुहानी, मुझे लगता है तेरे और तेरे पति के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। किस तरह से वो बात करता है तुझसे? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकती है, आखिर बात क्या है? ये सुनकर वो जोर जोर से रोने लगती है। मेरे पति को एक अच्छी पढ़ी लिखी और अपने स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए थी, लेकिन मैं कम पढ़ी लिखी हूँ ना, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। हाँ, तो इसमें तेरी कहाँ गलती है? तू तो पढ़ने में कितनी तेज है, लेकिन अब अपनी मजबूरियों के कारण तू आगे नहीं पढ़ पाई, तो इसमें तेरी क्या गलती? और अगर तेरे पति को तेरे कम पढ़े लिखे होने से इतनी तकलीफ है, तो तुझे कॉलेज में पढ़ाई लिखाई वापस से शुरू क्यों नहीं करवा देता है? क्योंकि अगर मैं अब कॉलेज जाऊंगी तो इनको लगेगा कि
इनका स्टैंडर्ड और ज्यादा गिरा रही हूँ। और वैसे भी मेरी सासू माँ को ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए थी। उन्हें लगता था कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की अगर घर में आएगी तो घर संभालने की जगह घर को तोड़ देगी। ओफो, कब तक तू दूसरों के बारे में सोचती रहेगी, कभी तो अपने बारे में सोच। सुहानी और नैना की सारी बातें उसकी सास सुन लेती है और उसके जाने के बाद वो अपनी बहू के पास आकर बोलती है, मुझे माफ कर दे बहू, मुझे नहीं पता था कि तूने मेरे कारण अपने पढ़ाई के अरमानों को दबा कर रखा हुआ है और रोज अपने पति से अपनी बेइज्जती करवाती है। अब किसी को बुरा लगे या अच्छा, लेकिन मैं तुझे आगे पढ़ाऊंगी। सुहानी की सास अगले दिन एक प्रोफेसर को कॉल करती है जो कि उसके पति का बहुत अच्छा दोस्त था और अपनी बहू का एडमिशन कॉलेज में करवा देती है ताकि वो अपने पति के स्टैंडर्ड की हो सके। लेकिन रेयांश इस बात से अनजान था। अगले दिन सुबह सुहानी ने जल्दी उठकर सबका नाश्ता बनाया और भगवान के आगे दिया जलाकर बोली, हे भगवान, आज मेरा पहला दिन है शादी के बाद कॉलेज में, सब अच्छा कर देना। उसकी सास आई और मुस्कुराकर बोली, सब अच्छा ही होगा बहू, और हाँ, लंच बॉक्स लेती जा, भूखी मत रहना। उसकी सास ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बहू पढ़ाई पूरी कर, सपने पूरे कर और अपने पति को दिखा दे कि जब एक औरत कुछ ठान लेती है तो वो कुछ भी कर सकती है। जी माँ जी। सुहानी अपनी सास के पांव छूती है और कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में उसका पहला दिन था जहाँ वो थोड़ी डरी सहमी थी, लेकिन जल्द ही वहाँ उसके अच्छे दोस्त बन गए। ऐसे ही दिन बीते। फिर एक दिन रेयांश अपने दोस्त के भाई को अपनी बीवी रिया के साथ देख लेता है और उसके पास जाकर उससे बोलता है, तेरे साथ वो लड़की कौन थी, क्या तू उसे जानता है? हाँ भाई जानता हूँ, ये मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी। कुछ दिन पहले इसने एडमिशन करवाया, नेचर वाइज से बहुत अच्छी है। देख तू इस लड़की से दूर रह। लेकिन क्यों भाई, अगर मैं इस लड़की के करीब जाता हूँ तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो उसके पति को होनी है ना। अबे मैं ही हूँ उसका पति। आगे से तू अगर इसके आसपास भी दिखाई दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, निकल यहाँ से। वो गुस्से में घर आता है और अपनी माँ और पत्नी को बुलाकर बोलता है, माँ आपको पता है आपकी बहू आपसे चोरी छुपे कॉलेज जा रही है। जरा इनसे पूछिए कि इस उम्र में कॉलेज जाने की जरूरत क्या पड़ गई इन्हें। किसने कहा था बहू को कॉलेज जाने के लिए? इसे मैंने कहा है, यहाँ तक कि इसका कॉलेज में एडमिशन भी मैंने ही करवाया है। पहले इसने मेरी कम बेइज्जती करवा दी है क्या? अब लोग आपको ये बोलकर चढ़ाएंगे कि इस उम्र में आपकी बहू कॉलेज जा रही है। जिसको नहीं भी पता होगा ना, उसे भी पता चल जाएगा कि आपकी बहू कम पढ़ी लिखी है। मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं इसे कॉलेज जरूर भेजूंगी। अगर इसे पढ़ाई करने की इतनी इच्छा होती तो वो 12वीं पास करने के बाद घर में नहीं बैठी होती, बल्कि आगे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करती, जो आप इसे अब इस उम्र में जबरदस्ती करवा रही हैं। चुप कर। ये बेचारी तो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन इसके गांव में कोई कॉलेज नहीं था और शहर भेजकर पढ़ाने की इसकी माँ बाप की हैसियत नहीं थी, और ये बेचारी तो शायद यहाँ भी चुप रह जाती, लेकिन इसने ये कदम तेरे लिए उठाया है। साथ ही इसने इंग्लिश क्लासेस लेनी भी शुरू की है ताकि तुझे समाज के सामने शर्मिंदगी ना हो। ये सुनकर रियांश को बहुत बुरा लगता है और उसे अपने बर्ताव पर बहुत ही शर्मिंदगी भी महसूस होती है। अब वो उसकी आगे की पढ़ाई करवाने में उसका साथ देता है। सुहानी भी दिल लगाकर पढ़ती है और पूरे कॉलेज में टॉप करती है। लड़की की शादी उसके सपनों का अंत नहीं होती, बल्कि एक नया मजबूत अध्याय होती है, अगर परिवार उसका साथ दे। अनुपमा अपने इकलौते बेटे उदय के साथ चंडीगढ़ शहर में रहती थी। उदय एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, जहां उसे सौम्या नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। सौम्या अनुपमा की इकलौती बहू है और वो बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, जबकि अनुपमा के लिए सब कुछ काला अक्षर भैंस बराबर है। लेकिन फिर भी अनुपमा एक बहुत अच्छी सास है जो अपनी बहू का हर कदम पर साथ देती थी। उदय और सौम्या की शादी को भी कुछ महीने ही हुए थे, जिस कारण घर के सारे हिसाब किताब उदय ही करता था। एक बार उदय को किसी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता है, तो वो घर के हिसाब किताब की जिम्मेदारी सौम्या को दे जाता है। उसके जाने के बाद सारा हिसाब किताब सौम्या ही देखती है। शादी के 3 महीने बीत जाने के बाद भी सौम्या को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी सास अनुपमा को जरा भी पढ़ना लिखना नहीं आता है, और न ही कभी उदय ने सौम्या से इस बारे में जिक्र छेड़ा। एक बार जब सौम्या को घर का राशन पानी लेने बाजार जाना होता है, तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं राशन लेने जा रही हूँ, अगर पीछे से दूध वाले भैया अपना हिसाब लेने आए तो आप उन्हें तिजोरी से 2000 रुपए दे देना। हाँ हाँ बहू, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं दूध वाले का हिसाब कर दूंगी। अनुपमा इस उम्मीद में अपनी बहू की बात मान जाती है कि उसने अलमारी में गिनकर ही पैसे रखे होंगे, जिन्हें वो निकाल कर दूध वाले को दे देगी। थोड़ी देर बाद सौम्या बाजार चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद उनके घर की घंटी बजती है। राम राम मेम साहब, मेरे पिछले महीने का हिसाब दे दो मेम साहब। हाँ हाँ, यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ।
अनुपमा दूध के पैसे लेने कमरे में जाती है और जैसे ही तिजोरी खोलती है तो उसमें बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 1000 रुपए कितने होते हैं? शायद बहू ने दूध के पूरे पैसे ही रखे हैं। एक काम करती हूँ, ये नोट की गड्डी दूध वाले को दे देती हूँ। जितना भी हिसाब होगा वो अपने आप देख लेगा। अनुपमा 2000 से ज्यादा पैसे ले जाकर उसको दे देती है और कहती है, अरे रामलाल ये लो, और एक बार मुझे ये पैसे गिनकर बता दे। अगर ज्यादा हो तो मुझे लौटा दे और कम हो तो वो भी मुझे बता दे। रामलाल ये बात भली भांति समझ जाता है कि अनुपमा एक अनपढ़ औरत है और उसे पैसों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर वो कहता है, माँ जी पैसे पूरे हैं, मेरे इतने ही पैसे थे। और हाँ, बहुरानी से कह देना आज तक का मेरा पूरा हिसाब हो गया है। अच्छा। इतना कहकर रामलाल वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सौम्या बाजार से आती है और अपनी सास से कहती है, सॉरी माँ जी, मुझे बाजार से लौटने में देर हो गई। आज बाजार में भीड़ ही इतनी थी कि क्या कहूँ। अच्छा माँ जी, क्या दूध वाले भैया अपना हिसाब ले गए? आपने उनका हिसाब कर दिया? आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और हाँ, मैंने दूध वाले का हिसाब कर दिया है। वो कह रहा था कि उसका अब तक का सारा हिसाब हो गया। फिर भी तुम एक बार तिजोरी देख लेना कि कहीं पैसे कम तो नहीं हुए। इसके बाद सौम्या आकर अपने कमरे में जाती है और तिजोरी खोलकर देखती है तो वहां पैसे कम होते हैं। वो आकर अनुपमा से पूछती है, माँ जी, आपने पैसे किसी और काम में भी खर्च किए हैं क्या? वहां से पैसे जरा ज्यादा निकले हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूँ कि आपने कहीं पैसे ज्यादा तो नहीं दे दिए, क्योंकि तिजोरी में पैसे 1000 रुपए से ज्यादा निकले हैं। अगर आपने किसी काम में खर्च किए हैं तो कोई बात नहीं, ये आपका भी तो पैसा है। सौम्या की बात सुनकर अनुपमा सोचती है, हे राम, कहीं मैंने दूध वाले को पैसे ज्यादा तो नहीं दे दिए। फिर वो घबराते हुए अपनी बहू सौम्या से कहती है, सच कहूं बहू, तो मुझे पैसे गिनने नहीं आते और ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरे लिए तो सब कुछ काला अक्षर भैंस बराबर है। मुझे लगा कि तुमने दूध के पैसे गिनकर रखे होंगे, सो मैंने उठाकर उसको दे दिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो रामलाल मुझसे ही दगा कर जाएगा। मैंने तो उस पर कितना भरोसा किया था। पता नहीं आज मुझ अनपढ़ के कारण तुम्हारा कितना नुकसान हो गया होगा। माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? पैसे दूध वाले को ही ज्यादा गए ना।